हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए अंतिम वर्ष राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो टॉपिक राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति नेशनल पावर को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व या कारक। ये आपकी जो एग्जाम में प्रश्न है, ये आपके एक निबंधात्मक प्रश्न बनता है। 15 अंक का जो प्रश्न आता है, और इसमें कई बार आता है कि राष्ट्रीय जो शक्ति है, एक देश की जो नेशनल पावर है, उस पावर का किस प्रकार से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका आकलन किया जा सकता है। इसी के आधार पर एक देश विकसित एवं विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक है वो कौन कौन से। तो सबसे पहला जो कारक है वो उसका पहला कारक आता है भूगोल। कहता है भूगोल। भूगोल राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि एक देश की सीमाओं का मूल्यांकन या आकलन उसके भूगोल से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो अतः भूगोल एक देश की राष्ट्रीय सीमा का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। हम भूगोल का जो कारक है इसको भी अलग अलग भागों में पढ़ेंगे कि भूगोल में क्या क्या देखा जाता है, या एक देश की भौगोलिक जो स्थिति है, देश की जो भौगोलिक जो स्थिति है उसी के आधार पर उसका जो आकलन किया जाएगा कि उसकी किस प्रकार की स्थिति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि क्षेत्रफल के बारे में या साइज के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी देश का जो क्षेत्रफल है बड़ा है, लेकिन उसका कितना या वो किस प्रकार का है, ये उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यानी कि अगर किसी देश का क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्षेत्रफल अगर उपजाऊ नहीं है, बंजर है, या इस प्रकार से जो चारों तरफ से जंगलों से भरा हुआ, तो इस प्रकार का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा होने के बाद में भी उस देश की शक्ति में महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल छोटा है, कम है, लेकिन उपजाऊ क्षेत्रफल है या खनिज संसाधनों के भंडार पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही महत्वपूर्ण मायना रखता है। जैसे अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन वो जंगलों से भरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जहां बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो रेगिस्तान की दौरों से भरा हुआ है। कनाडा की जहां बात करें तो कनाडा बर्फीले प्रदेशों से विशाल क्षेत्र के रूप में ढका हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बड़ा होने के साथ साथ में उस क्षेत्रफल की उपयोगिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद में आकार की जो उपयोगिता का इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे उपजाऊ क्षेत्रफल हो, कृषि योग्य भूमि हो, कच्चे माल की अधिकता पाई जाती हो या विविधता उसमें होती है, अधिक जनसंख्या पालने की उसमें क्षमता पाई जाती हो, यानी कि अन्न उत्पादन करने की ताकत उसमें रखती हो। वर्तमान में जो कृषि शास्त्रों के युग में क्षेत्रफल का महत्व कम है, फिर भी इसके महत्व को आंका जा सकता है। यानी कि हम क्षेत्रफल के आधार पर कह सकते हैं कि एक देश की जो जनसंख्या का जो बड़ा भाग है, अगर वो क्षेत्रफल उपजाऊ होगा तो बड़े भाग को उस बड़े भाग की पूर्ति वो कर सकता है। दूसरी हम बात कर सकते हैं जलवायु के बारे में बात सकते हैं कि जलवायु भी एक भूगोल का ही पार्ट है, और जलवायु भी एक देश की शक्ति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जैसे हम कह सकते हैं कि विश्व के बड़े राष्ट्रों का जो विस्तार है बहुत हद तक मौसम की परिस्थितियों द्वारा तय होता है। इस प्रकार की जो बात है हंटिंगटन ने कही थी कि विश्व के जो बड़े बड़े जो विस्तार वाले देश हैं काफी हद तक मौसम की परिस्थितियों द्वारा ही उनको तय किया जा सकता है। जलवायु में जैसे देश के उत्पादन, स्वास्थ्य एवं चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर एक देश का जो जलवायु है अनुकूल जलवायु है, उत्तम प्रकार का जलवायु, तो ऐसी स्थिति में उस देश में जो उत्पादन होता है उत्पादन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में वहां के लोगों का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और लोगों का जो चरित्र है
चरित्र, क्योंकि चरित्र एक राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर होती है। नागरिकों का जो चरित्र है वो उस देश की जलवायु पर प्रभावित रहता है। जैसे हम बात करते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु किसी भी राष्ट्र की शक्तिशाली बनाने में सहायक होता है। यानी समशीतोष्ण, अगर किसी देश की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है तो इसका मतलब वो उस देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ठंडे जलवायु वाले देशों के लोग गर्म प्रदेशों के बारे में राष्ट्रों के लोग अधिक कठिन परिश्रमी होते हैं। यानी ठंडे प्रदेशों के जो लोग होंगे वो अधिकतर हम देखते हैं कि गर्म प्रदेशों की अपेक्षा वो अधिक कठोर मेहनती होते हैं। इस प्रकार की भी व्यवस्था होती है। उसके बाद में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रेगिस्तान प्रदेश की अधिकता राष्ट्र के विकास में बाधक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। उष्ण कटिबंध एवं मरुस्थलीय प्रदेशों के लोग प्रगति में भी पिछड़ जाते हैं और जलवायु कारखानों के लिए भी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि एक देश की जो जलवायु होती है उस जलवायु के आधार पर उस देश की पावर को मापा जा सकता है। क्योंकि जलवायु अगर किसी देश की जलवायु अगर देश की अनुकूल होगी तो ऐसी स्थिति में उस देश की तरक्की में वो सहयोग दे सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्थलाकृति। यानी कि एक देश की जो बनावट है वो बनावट किस प्रकार की है, या उस देश की जो व्यवस्था है बनावट जो उसके जो भौगोलिक है वो किस आधार पर है, वो भी एक राष्ट्र की शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अगर स्थलाकृति की हम बात करें कि नदियां, जिसमें नदियां हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, तो इस प्रकार की जो उसमें उसकी क्या अवस्थिति रहती है। जैसे हिमालय का जो उत्तरी भाग है वो भारत का एक प्रकार से प्रहरी के रूप में कार्य करता है, या एक प्रकार से वो भारत की उत्तरी सीमाओं के रूप में एक बहुत बड़ा खड़ा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि भारत के लिए ये एक फायदेमंद है। स्थलाकृति से कुछ राष्ट्रों को स्वतः ही बंदरगाह उपलब्ध हो जाते हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं। उसके बाद में स्थलाकृति में जैसे हम नदियों की जहां बात करते हैं, अगर किसी क्षेत्र विशेष के अगर मीठे पानी की जो नदियां बहती हैं तो वो उस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। क्योंकि अन्न उत्पादन में या अनेक प्रकार के जो अनाजों का जो उत्पादन करते हैं या व्यापारिक जो फसलें उत्पादन करते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और अगर एक ऐसा स्थल है जहाँ पर खारे पानी की प्रधानता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो जलवायु है वो कृषि के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से स्थलाकृति हैं ये भी एक राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद में आते हैं अवस्थिति या लोकेशन की बात करते हैं। अवस्थिति या उसकी जो भौगोलिक स्थिति, उसका जो अवलोकन लोकेशन किस प्रकार का है, ये भी एक राष्ट्र की शक्ति में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका निभाती है। किसी देश की अवस्थिति के आधार पर उस देश की प्रगति के बारे में संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उस देश में क्या उत्पादन होगा, खनिज पदार्थ कौन कौन से मिल सकते हैं एवं औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं तराशी जा सकती हैं। तो ये उस देश की बनावट, भौगोलिक बनावट या उसकी लोकेशन के आधार पर यह तय किया जा सकता है। अवस्थिति के कारण ही भूगोल मूलक राजनीति की शुरुआत हुई थी। भूगोल मूलक राजनीति के विद्वानों का मानना है कि राज्य की विदेश नीति उसके भूगोल के अनुसार ही निर्धारित होती है। इस प्रकार से हम जियोपॉलिटिक्स की जहां बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स एक देश की जो सीमाओं का जो निर्धारण किया जा सकता है या एक देश की प्रगति का निर्धारण किया जा सकता है या एक देश की राष्ट्रीय शक्ति का आकलन किया जा सकता है। तो उस आकलन में उस देश की जो भूगोल है वो भूगोल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस प्रकार से हम बात सकते हैं कि भूगोल एक देश की। अब दूसरी हम बात करते हैं भूगोल के साथ साथ में वो आती है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भूगोल के बाद में जो सेकंड जो बिंदु आता है वो आता है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर किस प्रकार से एक देश की जो शक्ति है उसका किस प्रकार से मापन किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन किसी राष्ट्र की पूंजी कही जा सकती है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार होते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा ये
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र को गॉड गिफ्ट के रूप में वो प्रदत्त की जाती हैं। और इस संबंध में पॉमर और पार्किंस ने कहा है कि कच्चे माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति के साधन, खनिज पदार्थ तथा कृषि उत्पादन को प्राकृतिक संसाधन कहा जा सकता है। मार्गेनथाउ ने प्राकृतिक संसाधनों के 3 स्रोतों के बारे में भाषित किए। उन्होंने कहा कि खनिज पदार्थ, वनस्पति उपहार एवं जीव जंतु। ये एक प्रकार से वो मार्गेनथाउ कहता है कि ये प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं कि उस देश में कौन कौन से प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और उस खनिज पदार्थों की उत्पादकता क्या है तथा उसकी वैल्यू क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उसके आधार पर भी एक देश की हम ताकत का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में उसकी जो वनस्पति हैं वो किस प्रकार की हैं, या वहां की जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद में खाद्य सामग्री की जहां बात करते हैं कि अगर कोई राष्ट्र खाद्य सामग्री में अन्य राष्ट्रों के प्रति आत्मनिर्भर है तो ऐसी स्थिति में उस देश की जो उस देश की राष्ट्रीय शक्ति है उसमें वृद्धि हो सकती है। और अगर कोई देश अपने मामले में खाद्यान्न के मामले में अगर वो आत्मनिर्भर नहीं है तो ऐसी स्थिति में सबसे उसकी जो मूल जो उसकी डिमांड होगी या उसकी जो मूलभूत आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी भी देश की सबसे मूलभूत जो आवश्यकता होती है उसमें पहली आवश्यकता होती है वो भोजन की होती है। तो कृषि उस देश की किस प्रकार से होगी या वो देश आत्मनिर्भर है या नहीं है, ये भी प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही तय किया जा सकते हैं। उसके बाद में कच्चा माल की जो उपलब्धता है उसमें पेंडलफोर्ड और लिंकन के अनुसार उन्होंने कहा है कि आधुनिक युग में औद्योगिकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असंभव है। औद्योगिकरण कच्चे माल, विशिष्ट खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। यानी कि जब तक हमारे देश में औद्योगिक हम क्रांति तभी सफल हो सकती है जब हमारे देश में उद्योग के द्वारा उत्पादन माल के लिए कच्ची सामग्री हो। जब तक हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक हम उद्योगों का विकास नहीं कर सकते। और बिना औद्योगिकरण के द्वारा हम राष्ट्रीय शक्ति का आंकलन नहीं कर सकते हैं। जब तक देश में उद्योग विकसित नहीं होंगे और उद्योगों की जो क्षमता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो टिकने के लिए उसके पास में कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा होनी जरूरी है। अगर आप विदेशों से कच्चा माल लाने के बाद में अगर आप माल उत्पादन करते हो तो ऐसी स्थिति में उस पर कॉस्ट है वो बहुत ही महंगी रहती है। उसके बाद में जैसे अमेरिका एवं रूस कच्चा माल में अपने आप में आत्मनिर्भर है तो ऐसी स्थिति में वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। खनिज पदार्थों में कोयला, पेट्रोलियम, लो एस्क, तांबा, एल्युमिनियम, टिन, शीशा, इस मामले में अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, ब्राजील तथा ब्रिटेन आगे हैं। उसके बाद में अगर अरब कंट्रीज की हम बात करें